हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। जहां पर आपको क्लास 12, क्लास 11, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलती है, जिसे मैंने इजीएस्ट पॉसिबल वे में पढ़ाने की कोशिश की है एंड आई होप आपको समझ में भी आ रही होगी। इसके साथ ही मैं शॉर्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पे ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उसका कंटेंट क्या है, लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और लास्ट टर्न पे हमने डिटेल में पढ़ा था अबाउट, बताइए आप मेरा अगर लेक्चर देख चुके हैं तो बताइए हमने लास्ट लेक्चर किसका क्या टॉपिक कवर किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था अबाउट बैलेंस शीट, ठीक है। इवन वो वीडियो मेरा थोड़ा सा लेंदी हो गया था क्योंकि उसमें बैलेंस शीट के मैंने जितने भी आइटम्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया, तो थोड़ा सा समय लग गया था। वैसे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो मिस हो गया है तो, ठीक है। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में हम। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके जो भी कंटेंट है, जितने भी आइटम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ जाए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। ये बताता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि लॉस इनकर किया है कंपनी ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस हुआ, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कि इनकम के सोर्सेस क्या क्या थे, ठीक है, कंपनी ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, इन सब की सारी डिटेल कहाँ मिलता है हमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। ये बात समझ में आई। वैसे क्लास 11th में आप बना चुके हैं, क्या बनाया था क्लास 11th में? क्लास 11th में आपने बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है। बट दैट वाज एन अकाउंट, वो अकाउंट था, वहां पे डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड थी, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, याद है ना। जो पीएल अकाउंट आपने बनाया था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, वो टी फॉर्म में था, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डेबिट था, इस साइड क्या था, राइट हैंड साइड क्रेडिट था। डेबिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते थे, सारे खर्चे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे, सारी इनकम रिकॉर्ड करते थे। और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता था, जो बैलेंसिंग फिगर होता था, उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, ठीक है। यही करते थे पीएल अकाउंट में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसे होता था। लेकिन दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो होता है स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट एन अकाउंट। कंपनी के केस में, ठीक है, कंपनी के केस में वी मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म हो, तो वहां पे बनता है पीएल अकाउंट। कंपनी के केस में क्या बनता है, कंपनी के केस में ये बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो है वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है। अभी तक आपने जो पीएल अकाउंट बनाया था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, ये वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें लॉजिक एकदम सेम वैसे ही है, लॉजिक में कोई अंतर नहीं होगा, लॉजिक एकदम सेम वही है। सबसे पहले आप सारी इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं उसके नीचे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या खर्चे हैं। और फिर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, बताइए क्या माइनस करेंगे, टैक्स।
कुछ टैक्स भी तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो फिर उसके बाद आ जाएगा आपका PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसी को डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, इनकम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से खर्चों को माइनस करते हैं, देन हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो फॉर्मेट है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। This is the format which is prescribed in the Schedule 3rd of the Company Act 2013. Company Act 2013 के Schedule 3rd में ये फॉर्मेट बताया गया है। आपको ये फॉर्मेट अगर एग्जाम में आया तो एज इट इज बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रटना नहीं है, इसमें हमें समझना है, इसमें हमें लर्न करना है। और वैसे ये फॉर्मेट बहुत छोटा सा है, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इस फॉर्मेट में। सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद है नोट नंबर। नोट नंबर बेसिकली क्या होता है, जैसा बैलेंस शीट में था ना नोट नंबर, वैसे ही है। इसमें क्या होगा, ये जितने भी आइटम्स है ना, इनकी अगर डिटेलिंग चाहिए, ठीक है। जैसे अगर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आया है। अगर सेल्स किया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न हो गया है तो उसे माइनस करेंगे, और अगर स्क्रैप भी सेल किए हैं तो उसको ऐड करेंगे। तो जो भी डिटेलिंग है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, वो आपको नोट में मिलेगी, ठीक है। नोट नंबर क्या है, या ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ नोट एक बनेगा, वर्किंग नोट, उसका आप नंबरिंग करेंगे और वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाला है, तो अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डिटेलिंग देखनी है तो आप वर्किंग नोट में जाएंगे, वहां पे आप 1 नंबर का जो वर्किंग नोट है उसे देखेंगे, तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नोट नंबर। अगला क्या है, फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के जो भी फिगर्स हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इस कॉलम में। उसके बाद ये जो नया फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें प्रीवियस ईयर के फिगर भी रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। इवन ये ज्यादा अच्छा है, इससे कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें लास्ट ईयर के फिगर भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल जो है वो 10 करोड़ का आया है, ठीक है। और लास्ट ईयर जो था कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट वाज 8 करोड़, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्टली देख के समझ में आ जाता है कि इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के कंपेयर में क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है, ठीक है, और अच्छी हुई है। तो ये फायदा है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बना रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च 2020, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ओके। तो चलिए फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ना लॉजिक क्या है, लॉजिक है सबसे पहले हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसमें इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, ठीक है। अब टैक्स माइनस करेंगे तो फिर उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आया। तो ये बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक है इसका, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम क्या होगा, सबसे पहला आइटम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज द इनकम विच इज अर्न बाय कंपनी फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी कंपनी है उसकी जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम अर्न होती है वो किस में जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो प्रोडक्ट बनाती है और वो सेल करती है, वहीं से इनकम होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी के केस में जो नेट सेल्स होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहां पे वो कोई सामान तो बना नहीं रही है, तो वहां पे वो फी चार्ज करती है ना, तो जो फी अर्न होता है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ सर्विस कंपनी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अगर फाइनेंशियल कंपनी है,
ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करती हो उसके उन कंपनीज की इनकम कहाँ से होती है? उन कंपनी की इनकम होती है इंटरेस्ट से। वो कंपनीज लोन देती हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, डिविडेंड अर्न करती हैं, ठीक है, तो वहां से उनकी इनकम होती है। तो डिफरेंट टाइप की कंपनीज के लिए जो इनकम है उनके सोर्सेज थोड़े से वेरी करेंगे, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। फिर अगला ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आता है अदर इनकम। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है उसकी इनकम केवल नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के कारण होगी, नॉर्मल ऑपरेशन के कारण होगी। कुछ अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ अदर इनकम भी होती है कंपनीज को, ठीक है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण होती है, ठीक है, यानी मेन बिजनेस के अलावा भी कंपनी को दूसरी इनकम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने सपोज करिए अपने कोई फिक्स एसेट सेल किए हैं, ठीक है, या फिर कंपनी के कुछ फिक्स डिपॉजिट थे उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है, ठीक है, या कोई बैड डेप्ट है वो रिकवर हुआ है, तो ये सब आएगा अदर इनकम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी मेन इनकम, फिर अदर इनकम, इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, उसको आप फिर टोटल रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर रेवेन्यू की बात हो गई, अब हम करेंगे एक्सपेंस, खर्चे। अब इसमें से हम खर्चों को माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब जो भी रॉ मटेरियल या जो भी दूसरे मटेरियल कंपनी कंज्यूम करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, अपने गुड्स बनाने के लिए, वो किस में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ठीक है। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसमें आप परचेज को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, राइट। फिर इसके बाद जो दूसरा खर्चा है, ये क्या हो गया, पहला खर्चा, ये दूसरा एक्सपेंस क्या होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यानी सपोज करिए कंपनी ने कोई गुड्स परचेज किए हैं फॉर रीसेल पर्पस, यानी दोबारा बेचने के लिए कुछ गुड्स अगर कंपनी ने परचेज किए हैं तो उसको कहा जाता है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अगर कोई स्टॉक परचेज किए हैं रीसेल के लिए तो वो आएगा स्टॉक इन ट्रेड में, तो वो भी खर्चा है, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज करिए कंपनी है, वो गुड्स परचेज करती है, उस पर कुछ प्रोसेस करती है, ठीक है, गुड्स परचेज किया उसको कुछ प्रोसेस किया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं जाएगा, ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए कंपनी है, वो गुड्स खरीदती है, रॉ मटेरियल नहीं, कुछ सेमी फिनिश गुड खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको बेचती है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है कि कंपनी ने सामान खरीदा उसको फिर बेचा, ठीक है, रीसेल कर दिया, तो वो जाता है स्टॉक इन ट्रेड में। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कंपनी ने परचेज किए पेपर, ठीक है, कंपनी ने पेपर परचेज किए, ठीक है। अब इन पेपर को कंपनी ने रीसेल कर दिया, बेच दिया, पेपर खरीदे और फिर उनको सेल किया, हाई रेट पे सेल किया, तो वो जो है ना वो हम स्टॉक इन ट्रेड में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर कंपनी ने पेपर परचेज किए और फिर उनसे कॉपियां बनाई, रजिस्टर बनाए, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, इसमें जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, वो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा ये स्लाइड डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट जो खर्चा है दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। मतलब अगर ओपनिंग जो बैलेंस है इन्वेंट्री का, ठीक है, चाहे वो फिनिश गुड हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या स्टॉक इन ट्रेड हो, तो अगर इनका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है और उनमें डिफरेंस है तो वो यहाँ पे डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है, चेंज जो भी हो रहा है इन्वेंट्री में, ठीक है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, साथ में आप नोट भी, जैसे अदर इनकम के जो जो सोर्सेज हैं उसको आप नोट 2 दे देंगे, उसका सम आप वर्किंग नोट पे करेंगे और जो भी टोटल आता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसको आप ऐसे ही नोट 3 दे सकते हैं, इसको नोट 4 दे सकते हैं। तो जो भी डिटेलिंग होगी ना वो वर्किंग नोट में होगा और उसका एक नंबर देंगे और उसका जो टोटल होगा वो केवल यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसमें अननेसेसरी
मतलब वो बहुत लेंदी ना हो जाए और अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन स्टेटमेंट में ना हो। ठीक है, अगर किसी को डिटेलिंग देखनी है तो वो वर्किंग नोट में जाके देख ले, बाकी अगर शॉर्ट में देखना है तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब कंपनी है तो एम्प्लॉय भी होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी दिया जाएगा, उन्हें बेनिफिट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को वेजेस मिलती है, जानते हैं आप। एम्प्लॉय जो होते हैं उनको वेजेस मिलेगी, उनको सैलरी दी जाती है, उनको बोनस दिए जाते हैं, उनका लीव इनकैशमेंट पेमेंट होता है, उनके वेलफेयर पे खर्चा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द एक्सपेंसेस, ये सब खर्चे हैं और इन सारे खर्चों को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, नोट टू अकाउंट में। इसको हम दे देते हैं नंबर 5। ठीक है, ये नोट टू अकाउंट में इसका सम करेंगे और जो भी आएगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा टोटल में। ठीक है, अगला क्या है, अगला है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी को फंड चाहिए होता है, कंपनी फंड बोरो करती है, बट इस फंड को बोरो करने के लिए कंपनी को कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट भी इनकर होती है। अगर कंपनी ने फंड बोरो किया है तो कंपनी कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रही होगी। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, वो फाइनेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, तो इस लोन को प्रोसेस होने में भी तो कुछ फीस पे करनी पड़ती है, या फिर कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किए हैं और वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ठीक है, डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो ये भी तो खर्चा है, और अगर डिबेंचर को कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सब एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। कंपनी ने फाइनेंस किया जिसके लिए ये सब एक्सपेंस कंपनी को करने पड़ रहे हैं, तो इन सब का टोटल करेंगे वर्किंग नोट 6 में। ठीक है, इसका टोटल करेंगे और जो भी टोटल आएगा उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है जिसे राइट ऑफ किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। एमोर्टाइजेशन भी सेम ऐसे ही है, ये भी खर्चा है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस ये जो स्टेटमेंट है इस पे राइट ऑफ किया जाता है। बट बेसिक डिफरेंस पता है दोनों के बीच में क्या है, जो डेप्रिसिएशन है ना वो लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट। ध्यान से सुनिएगा, जो डेप्रिसिएशन लगता है किस पे, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगता है, जबकि जो अमोर्टाइजेशन है वो किस पे लगता है, वो इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका जो भी टोटल आएगा वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वर्किंग नोट में इनकी डिटेलिंग देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे अभी मैंने कितने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं, यहाँ पे मैंने आपको 6 एक्सपेंसेस बताए हैं। ठीक है, तो कंपनी में इन 6 एक्सपेंसेस को छोड़ के अगर कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस आते हैं ना तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। राइट, और फिर इसके बाद इन सारे ही एक्सपेंसेस का क्या कर देंगे आप, बताइए क्या करेंगे, टोटल आप यहाँ पे कर देंगे टोटल। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, बताया था रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पीबीटी। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने के पहले का प्रॉफिट, और इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स तो हमारा आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना तो बहुत आसान है, समझ में आ गया। इनकम, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करिए तो आ जाएगा प्रॉफिट, और लॉस उसमें से टैक्स माइनस करिए तो आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।